हेलो दोस्तों, कैसे हो? पढ़ाकू क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज जो हम क्लास देखने वाले हैं वो PYQ का ही सीरीज चल रहा है। आज जो दिल्ली पुलिस का है, तो जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस जो एग्जामिनेशन हुआ था 2023 में, उसी का PYQ इकोनॉमिक्स का करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है सेंसस से। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेंसस है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी लिटरेसी रेट किस में सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, लिटरेसी जहां पे भी आए केरला तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन एक ऐसे ही हटा देते हैं और ऑप्शन 4 ऐसे ही हटा देते हैं। बचा केरला, और केरला दो जगह है। ठीक है, और केरल दो जगह है, और एक तमिलनाडु है और एक मिजोरम है। तो जो आपका आंसर होगा ये थर्ड है होगा। ठीक है, तो जो थर्ड आंसर होगा केरल और मिजोरम, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केरल और मिजोरम। अगर मैं आपसे पूछूं कि केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो क्या बताओगे? केरल सॉरी, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो लाल हो लाल लाल हुमा। ठीक है, लालडू हुमा ये बेसिकली CM है किसके? तो आपके मिजोरम के। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं कि केरल के CM कौन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि केरल के CM अभी के टाइम में कौन है और इसका कैपिटल कहां पर है। ये दोनों चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ठीक है, कैपिटल एंड CM इसके। ठीक है, और जो सिक्किम है, सिक्किम से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो सिक्किम है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, और तमिलनाडु और राजस्थान का और जैसे आगे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ। यानी इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि हमें सेंसस टॉपिक, जो सेंसस टॉपिक है वो अच्छी तरीके से करना है। लिटरेसी हाईएस्ट किसका है? अच्छा ये बताओ कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी इसमें पूछा है, तो लोएस्ट मेल लिटरेसी किसका होगा, बता सकते हो? कौन से स्टेट का होगा? एक है बिहार और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो ये हो गया आपका केरल और मिजोरम। और अगर आपसे लोएस्ट का पूछे तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेजिडेंट ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर विल बी एडेड टू विच कंपोनेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो देखो यहाँ से टॉपिक क्या आया हमारा, नेशनल इनकम। अब जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो हमें नेशनल इनकम में ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा होता है इनकम मेथड, इनकम मेथड। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और इन सबका अपना अपना कंपोनेंट होता है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो हम ये जो मेथड हो गई, यानी एक्सपेंडिचर मेथड का ये कंपोनेंट है। ये जितने भी कंपोनेंट है, 1 2 आपका 4, ये तीनों जो कंपोनेंट है वो किसका है? एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि एक्सपेंडिचर मेथड नहीं, हमसे ये पूछा है कि अगर कोई प्राइवेट, यानी हम आप अगर खर्चा कर रहे हैं अपने टूर पे, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए, या कुछ भी अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम किस में ऐड करेंगे? क्या हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में करेंगे, या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में करेंगे, या ग्रॉस फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन में करेंगे, या फिर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, प्राइवेट की बात है यानी पर्सनल खर्चे की बात है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी 2 कंपोनेंट आते हैं। एक आपका आता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, और एक होता है नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट एक्सपेंडिचर। नॉन प्रॉफिट कौन करता है? तो जैसे चैरिटी में करना, जैसे दान देना, वो सब भी एक खर्चा होता है। वो सब आपका इसी में आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, यानी गवर्नमेंट अगर मान लीजिए सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, उन सब वो चीज़ों पर खर्चा करिए, तो वो कंपोनेंट इसमें आ जाएगा। और एक और होता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी किसी तरीके का स्कूल का फॉर्मेशन, बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट,
यानी कैपिटल फॉर्मेशन अगर कोई हो रहा है तो वो चीज उस चीज को हम इसमें ऐड करते हैं। और इसमें मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में ही एक और आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक है। तो 4 टोटल कंपोनेंट होते हैं आपके किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम क्लियर हुआ। नेशनल इनकम में 3 मेथड, वैल्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर। और इन एक्सपेंडिचर मेथड में 4 कंपोनेंट, कौन कौन से, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जब खर्चा करती है सैलरी पेंशन या इन सब चीजों पे पैसा खर्चा करती है तो उन सब चीजों को इसमें ऐड करते हैं। ये फिर सेकंड होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन यानी इंडिविजुअल लोग जैसे हम आप अपने पर्सनल चीजों के कंजप्शन के लिए खर्चा करते हैं तो उन सब चीजों को इसमें ऐड करते हैं। उसमें 2 चीजें आती है, एक हाउस होल्ड का और एक होता है नॉन प्रॉफिट यानी चैरिटी का देना, उनको ऐड किया जाता है। और चौथा नेक्स्ट जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखना कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन यानी किसी तरीके के स्कूल, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी इस चीज का फॉर्मेशन होता है तो उनको इसमें ऐड करते हैं। और एक लास्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। क्लियर। तो इस तरीके से आपका हिंदी में भी लिखा है कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। तो इसका जो होगा निजी यानी पर्सनल चीजों पे जब हम खर्चा करते हैं तो वो चीज आपका आंसर। क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया। यानी आपका इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, पहले क्वेश्चन से ये समझ में आया कि सेंसस टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि नेशनल इनकम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल की जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने बताया था कि नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन है, तो नेशनल इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। और नेशनल इनकम में इनके कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं कि वैल्यू एडेड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इनकम मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट है। और इन कंपोनेंट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इसके पार्ट है, कौन सा इसका पार्ट नहीं। जैसे इसमें पूछ दिया आपका कि अगर कोई पर्सन अपने टूर पे खर्चा कर रहा है तो वो किस में ऐड होगा, गवर्नमेंट है तो सब एक्सपेंडिचर ही मेथड का, लेकिन इसमें भी कौन सा, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको, इतने डेप्थ तक आपको क्वेश्चन कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे नेशनल इनकम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यम पूंजी सहायता योजना शुरू की है। उद्यम पूंजी यानी वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो वेंचर कैपिटल एक तरीके से ऐसा कैपिटल होता है जब हम किसी स्टार्टअप कंपनी, जो नई नई कंपनियां होती है ना, उस पर जब कोई दूसरी कंपनी खर्चा करती है यानी इनोवेशन, उसके आइडियाज, प्रोडक्ट को देखते हुए उस पर जब इन्वेस्टमेंट करती है, उसी को हम वेंचर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये जो चीजें होती है, अब ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया वेंचर कैपिटल। इसमें क्या होता है कि वेंचर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मान लो कि मेरा स्टार्टअप है, मेरे कोई बड़ी कंपनी है, उसने देखा कि भाई इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें खर्चा अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो हो सकता है फाइनल में मुझे बाद में मुझे प्रॉफिट मिले, तो उन चीज़ों को बोला जाता है वेंचर का। अब ये किस लिए होता है, ताकि जो छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनियां उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन क्वालिटी सब चीज़ इंप्रूव होगा। तो अब बोल रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम स्टार्ट किया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला नहीं होगा आपका। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, MSME, इसी को क्या बोलते हैं, MSME, ठीक है। और MSME से मैंने आपको बताया था कौन सा स्कीम स्टार्ट हुआ था, MSME से आपका मुद्रा स्कीम, याद है, मुद्रा। अब मुद्रा में भी 3 तरीके के आपका, शिशु, किशोर और तरुण, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब जो बचा है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये जो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल समझ में आ गया। वेंचर कैपिटल एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां में करती है, और इसके बदले में वो लेती क्या है, तो इक्विटी लेती है। क्या लेती है, इक्विटी एक तरीके का, मान लो ओनरशिप है, ओनरशिप बोल सकते हो, स्टेक बोल सकते हो, 10% 20% जितना प्रॉफिट होगा उस बेसिस पे ये लोग अपना खर्चा करते हैं, ठीक है। क्लियर, तो इतना चीज क्लियर हो गया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया, इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर से रिलेटेड हमें करंट अफेयर से रिलेटेड, जो करंट अफेयर वो भी किसमें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, जो भी मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब देखो, ये भी जो नेट इन्वेस्टमेंट से आया ना, ये भी आपका किससे है, ये भी आपके नेशनल इनकम से ही आपका है, नेशनल इनकम चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो नेशनल इनकम से देखो 2 क्वेश्चन आ गए। एक आपसे पूछ दिया कि भाई बताओ एक्सपेंडिचर वाला, कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस में ऐड होगा। इसमें पूछ दिया कि नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस
यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी शुद्ध निवेश को निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग करके सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो जहां पे भी नेट आ जाए, नेट सब, यानी जब मैं आपको नेशनल इनकम समझाऊंगा, जब चैप्टर को समझाऊंगा, तो जहां पे भी नेट आ जाए बस उसमें कुछ नहीं करना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर देना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं ऑप्शन है नेट माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये तो नहीं होगा, डिप्लीटेशन वैल्यू ये भी नहीं होगा, रिप्लेस्ड कॉस्ट ये भी नहीं होगा, तो जो ऑप्शन फोर्थ बचा वो आपका राइट आंसर है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी सकल निवेश माइनस मूल्यांश। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? यानी इस टॉपिक से क्या समझ, इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि नेशनल इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज सेलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ट्राई ए न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट सीड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीज की नई किस्म अजीमाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था। यानी आपसे पूछ रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कल जो मैंने आपको बताया था, क्या आप लोगों को याद है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोला गया है, जल्दी से बताओ। तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। अब ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1965 से लेकर 66 ये टाइम पीरियड है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। पहला स्टेट जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया वो था पंजाब, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस एरिया में रहा? तो आपका वेस्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, पंजाब। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। और फादर ऑफ आप कमेंट में लिख के बताना, क्योंकि कल मैंने बताया था कि अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के बेसिस पे किसे कहा गया। ठीक है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? और एक और क्वेश्चन कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ये दो क्वेश्चन मुझे आप कमेंट में लिखकर बताओगे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव था फूड क्रॉप्स को इंक्रीज करना। उसमें भी कौन सा फूड क्रॉप? तो व्हीट और राइस, व्हीट एंड राइस, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्योंकि हम उस समय क्या थे, आत्मनिर्भर नहीं थे हम। हमारे यहाँ मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हो USA से हमारे यहाँ क्या आता था, व्हीट और राइस हम खाते थे। तो उसकी भी कहानी अलग है, तो कभी डिटेल में समझेंगे। बस इतना समझ जाओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतने चीजें आपको पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन। हाँ, MS स्वामीनाथन को कौन सा अवार्ड मिला है, कल ही मैंने बताया। तो आपको बताना है MS स्वामीनाथन को कौन सा अवार्ड मिला, अभी रिसेंट में मिला है। ठीक है, और क्या मरणोपरांत मिला है या जीवनोपरांत, यानी मतलब जिंदा थे तभी मिला है या फिर उनके मरने के बाद मिला है, ये भी चीज आपको बतानी है कमेंट बॉक्स। क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। और इस स्टेट से कोई कोई यूपी से आप लिख लेना। यूपी में लखनऊ में आपको बोल सकते हो कि AI सिटी बनाया गया है, AI सिटी, आर्टिफिशियल सिटी। ठीक है, लखनऊ में। और बिहार से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, खेलो इंडिया इवेंट अभी हुआ है, खेलो यूथ इंडिया। ठीक है, खेलो इंडिया जब हम बात करेंगे, खेलो यूथ इंडिया। ठीक है, खेलो यूथ इंडिया अगर पूछा जाएगा कहां पर हुआ अभी, तो 2025 का, तो बिहार में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि खेलो इंडिया में ही आपका अगर पूछ दे विंटर वाला कहां पर हुआ है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर खेलो इंडिया आपसे पूछ दे, खेलो इंडिया का अगर बीच वाला पूछ दे, यानी जो समुद्र किनारे पे, वो कहां पर हुआ है, तो दीव में हुआ है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने। बिहार से रिलेटेड एक जरूर याद रखना, खेलो इंडिया कहां पर हुआ है, तो बिहार में हुआ। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है, लखनऊ में इसे AI सिटी। और बहुत सारे फैक्ट है जो जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ। पंजाब का कुछ बता सकते हो आप, पंजाब से या मध्य प्रदेश से? चलो, इन दोनों का आप मुझे कमेंट में बताओ कि इन दोनों के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े आप, कमेंट में बता दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज नॉट नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन बैंक इन 1969। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ये कब हुआ था? तो
तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय? तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। इन्होंने क्या किया? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हो? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट, जब प्राइवेट सेक्टर, जो मान लो कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो बैंक थे वो अप्रॉक्स 14 बैंक थे। कितने बैंक थे? 14 बैंक थे। ये सब प्राइवेट बैंक थी, ठीक है। इन प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट ने ओन कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट अब उसे चलाएगी, यानी इसको क्या बना दिया? सरकारी बैंक बना दिया, एक तरीके से ऐसे समझो। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा बैंक था जो 1969 में उसको सरकारी बैंक नहीं बनाया गया, मतलब उसको नेशनलाइज नहीं किया गया। तो कैनरा बैंक था, SBI, आप बताओ, यूको भी था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा भी था। जो SBI था यही नहीं था। और SBI को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना गया। और इसका नाम जो था SBI कब बना? 1955, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना। नेशनलाइजेशन क्यों किया गया ये बता सकते हो? नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया, इंदिरा गांधी ने कहा था कि सोशल वेलफेयर, सामाजिक जो सुधार है, सामाजिक उन्नति है, उसको बनाने के लिए, ताकि लोगों को सही तरीके से क्या मिल सके? बैंक का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट बैंक होती है तो वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, और जो सरकारी बैंक होती है वो सोशल वर्क के लिए पर्सपेक्टिव से बनाएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से बोलकर इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 19 जुलाई को 14 बैंक को क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। क्लियर? इतना चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबार्ड। नबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब नबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये कब बनता है? ये बनता है 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो बनने का जो एक्ट आ गया था वो 1981 में ही आ गया था, ठीक है। लेकिन बना था आपका कब? 1982। अब इसका मेन मोटिव क्या है? एग्रीकल्चर। देखो इसके नाम से ही आपको समझ में आया, नेशनल बैंक है किसके लिए? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बैंक बनाया गया। तो मतलब हर बैंक का अपना अपना कुछ एक क्या होता है? यूनिकनेस होता है कि वो किस लिए बनाया गया, ठीक है। जैसे IDBI है, इसका काम है कि भाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। नबार्ड को बनाया गया भाई, नबार्ड को बनाया गया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से, मतलब एग्रीकल्चर जो रूरल डेवलपमेंट है वहाँ पर जो फाइनेंशियल यानी जो पैसे के लेन देन है उसको कैसे सही तरीके से जो एक्चुअल बेनिफिशियर है उसको उस तक कैसे पहुँचाया जाए, ये सब नबार्ड का काम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये आपका स्टेटमेंट है। तो हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि नबार्ड का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फुल फॉर्म किसका पूछा था? NEP का। NEP बता सकते हो? NEP का पूरा नाम जो कल मैंने आपको बताया था, NEP का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। ये आपका हूँ, आप भी कॉमेंट में बताओ कि NEP का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अब चलो नबार्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नबार्ड वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीव-रमन कमिटी। तो सीव-रमन कमिटी के रिकमेंड पर ये नबार्ड बनाया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है। यानी ये आपका क्या हो गया? याद करने वाला पॉइंट हो गया। अगर किसी को नहीं पता होगा तो ये याद कर लेना, सीव-रमन कमिटी ने ही रिकमेंड किया था कि नबार्ड का फॉर्मेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबार्ड केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1980। नहीं, मैंने अभी बताया कि इसका कब आया? 1982 में है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज सेट अप विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। हाँ, ये ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या पूछ रहा है इसमें? हाँ, इज आर अबाउट ट्रू पूछ रहा है। याद रखना, ये देखना जरूरी है कि ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, ये चीज आपको देखना जरूरी है। तो एक स्टेटमेंट सही है और तीसरा, तो पहला निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, यानी ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नबार्ड से रिलेटेड पूरा फुल फॉर्म, पूरा नाम याद रखना, कब आया ये याद रखना, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? सीव-रमन कमेटी ने रिकमेंड किया था। और इट वाज सेट इनिशियल कैपिटल कितना होना चाहिए? तो 100 करोड़, ठीक है। और नबार्ड का क्या फंक्शन है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, फिर हम आपका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है?
यानी जैसे मैंने आपको बताया था पहले इस क्लास से बता रहा हूँ कि जो योजना है गवर्नमेंट की, जितने भी स्कीम है या फिर बोल सकते हो योजना है, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाए। अब देखो योजना नाम देकर नहीं पूछ, आप उसका पर्पस देकर पूछा कि किस पर कौन सा योजना है जिसका ये पर्पस है। यानी ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इन चारों ऑप्शन में बता रहा है, पूछ रहा है कि आपके इन चारों में से किस योजना का पर्पस ये है। ठीक है, क्लियर। तो योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका पर्पस याद रखना, उसका डेट याद रखना, प्लस उस किसने लॉन्च किया है उसने ये याद रखना, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज टू सपोर्ट द सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो ये यहाँ पर वर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, टू द फार्मर सफरिंग ए क्रॉप लॉस एंड डैमेज, मतलब लॉस और डैमेज जब हो जाता है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना इस स्कीम का बोल सकते हो मुख्य उद्देश्य है। तो देखो अगर हम नाम पढ़ते हैं तो नाम से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो बहुत लग रहा है सही सही, लेकिन आगे पढ़ते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, परंपरागत यानी पुराने तौर पे कृषि विकास करना, तो इसमें पैसा वैसे देने की तो कुछ बात नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य अलग है, सिंचाई से रिलेटेड है। और ग्रामीण बंधन ग्रामीण भंडार योजना, तो ग्रामीण भंडार योजना, तो सबसे सुटेबल कौन सा है, फसल बीमा योजना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो अगर जिसको ना पता हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप पता तो होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करो। अब फसल बीमा योजना से आते हैं। अब फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका हुआ था 18 फरवरी 2016। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि जो जैसे हमारे इंडिया में जो क्रॉप पैटर्न उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, खरीफ, राबी और आपका जैद। तो ठीक है, तो जो राबी है, राबी इसको 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 विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें बोला गया कि हम इसमें देंगे 1.5%, जो जितना भी लॉस होगा उसका 1.5% क्या देंगे, एक तरीके से बीमा करेंगे 1.5% का रबी का। खरीफ का कितना बोला गया, खरीफ का 2% बोला गया, और जायद का 5% बोला गया। तो ये आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है, यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट, कितना परसेंट कितना है। और खरीफ को क्या बोलते हैं, खरीफ को मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, और जायद को क्या बोलते हैं, जायद को आप बोल सकते हो समर क्रॉप। ठीक है, समर क्रॉप। तो विंटर हो गया आपका रबी। अब एक एग्जाम्पल मुझे बता दो, रबी में कौन सा आएगा, अगर पता है तो बताओ। तो रबी में अगर नहीं पता है तो भाई ये रबी में देखो, रबी में क्या हो जाएगा आपका व्हीट। खरीफ में क्या हो जाएगा, मानसून है, पानी ज्यादा चाहिए भाई तो राइस। और जायद का आपके पास कमेंट में लिख कर बताओ कि जायद का क्या होगा। ठीक है, ये तीनों का मुझे दो तो मैंने बता दिया, 3 आपको बताना है। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया। मतलब फसल बीमा योजना आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी गवर्नमेंट को अगर मान लो किसी का फसल बर्बाद हो जाए तो उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको बीमा करा रही है, उस फसल का बीमा करा रही है। और कितना परसेंट देगी, रबी के लिए 1.5%, और खरीफ के लिए 2% और जायद के लिए 5%। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया। अब लेकिन इसमें देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन तो आया, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी इसमें से निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का एक आवश्यक विशेषता है। मतलब एक आवश्यक विशेषता मतलब उसका क्या फीचर है, एसेंशियल फीचर कौन सा है। तो कौन सा है, तो इंक्रीज इन द मल्टी फूड इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बताया कि भाई मल्टी इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पस के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, इंक्रीज इन द रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज इन द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं हुई है भाई, हमें फसल मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात हुई है, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं। गुड क्वालिटी लेबर कैन इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज की बात कहाँ हुई, तो ऐसे ही काट के निकाल दो। अब बचा क्या, लास्ट हमारा ये बोल रहा है HYV सीड हैव लेड टू द सस्टेनेबल राइज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी HYV बीज से फसल उत्पादक में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हाँ, इसी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इंडिया क्या हो पाया, आत्मनिर्भर बन पाया, किसमें, फूड क्रॉप्स यानी व्हीट और राइस में हमने क्या हो गए, व्हीट एंड राइस के इतना प्रोडक्शन कर लिया कि अब हम दूसरों को देते हैं व्हीट और राइस खाने के लिए। क्लियर, इतना चीज। अब बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ जितना भी मैंने फैक्ट्स बताया उतना ही ध्यान रखना है, उससे फालतू इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आगे आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे पूछा था कि एनईपी का पूरा नाम बताओ, देखो यहीं पे आ गया, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अकर्ड आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर द न्यू इकोनॉमिक रूल, यानी नॉट आपसे पूछ रहा है कि यानी इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक नीति के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यानी आपसे पूछा है क्या नहीं हुआ है। यानी जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किए, एलपीजी मॉडल आया हमारे यहाँ, तो इसमें से पूछ रहा है कि हमने एलपीजी मॉडल कब अडॉप्ट किया था, 1991 में, ठीक है। अब इसी में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, LERMS ये किस बजट में आया था बताओ, पिछली क्लास में बताया था 1992 के बजट में, 1992 के बजट में। और LERMS का पूरा नाम क्या है, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें डुअल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया गया था, डुअल एक्सचेंज रेट को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और इसमें बता सकते हो एनईपी के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। और क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या अडॉप्ट किया आया था, एलपीजी मॉडल, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रूल में लिबरल कर देना, फ्लेक्सिबल कर देना, ये सब चीज। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्वमेंट, और ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे कंट्री, जैसे हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब इसमें अब देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन है कि नॉट है, मतलब इसमें से कौन सा एनईपी को हमने अडॉप्ट किया और वो उसमें नहीं हो पाया, यानी इंक्रीज इन इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड। हाँ, ये तो हुआ था कि भाई एनईपी अडॉप्ट करने के बाद हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड इंक्रीज हुआ था। फिर बोल रहा है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजर्व। हाँ, ये भी हुआ था, ये भी बात सही है, लेकिन पूछ रहा है नॉट है, ये बात ध्यान रखना, नॉट पूछ रहा है, ये सब हुआ था, ठीक है। इंक्रीज इन इनफ्लो फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ ये भी हुआ था। ए मैसिव इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही नहीं हुआ था। यानी जब मैं आपको एनईपी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एनईपी के आने के बाद हमारे बाकी सब फील्ड में तो डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हमारा फील्ड में डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हो पाया जिस लेवल पे हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई, ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये भारी वृद्धि नहीं हुई, बहुत गिरावट हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये सब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो सारे टॉपिक देख रहे हो आप, बार बार रिपीट आपके एग्जाम में हो रहा है, किसी ना किसी को। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने लाया ये पूछ सकता है, फिर अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस पूछ दिया, फिर योजना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेशनल इनकम जो चैप्टर है वो आप उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से करना है, ताकि इनसे कहीं से भी कितना भी डेप्थ में भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर सको, ठीक है। क्लास अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय।